हेलो एवरीवन और एक बार फिर वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का हमारा एक्सप्लेनर एकदम फंडामेंटल और फैसिनेटिंग टॉपिक पर है। आज हम डिकोड करने वाले हैं NSIM रिसर्च एनालिस्ट वर्कबुक का चैप्टर 5 जो है इकोनॉमिक एनालिसिस। देखो, चाहे आप NSIM एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर हो जो अपने स्टॉक मार्केट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, यू आर इन एग्जैक्टली द राइट प्लेस। हम इस मैसिव, थोड़े कॉम्प्लेक्स लगने वाले इकोनॉमिक्स के टॉपिक को बिल्कुल बाइट साइज्ड आसान भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से, फिर मूव करेंगे द की मैक्रो वेरिएबल्स पर। उसके बाद हम कवर करेंगे डेफिसिट्स एंड फॉरेन मनी, देन डिकोडिंग इकोनॉमिक मार्केट ट्रेंड्स, और एंड में देखेंगे कि इस इकोनॉमिक एनालिसिस को एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। Let's dive right in. Alright, Section 1 Micro and Macro Economics. यहाँ से हमारी टॉप डाउन जर्नी शुरू होती है। इकोनॉमिक्स की इन दो कोर कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं। इमेजिन करो एक बड़ा सा जंगल। माइक्रो इकोनॉमिक्स उस जंगल के एक सिंगल पेड़ यानी ट्री को देखने जैसा है। ये फोकस करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर चॉइसेस पर, लाइक आपने एक स्पेसिफिक स्मार्टफोन क्यों खरीदा और कैसे इंडिविजुअल फर्म्स डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपनी प्राइस सेट करती हैं। दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरा का पूरा जंगल देखता है। जैसे फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीन्स ने हाईलाइट किया था, मैक्रो पूरी कंट्री का इकोनॉमिक वेदर देखता है, नेशनल इनकम क्या है, ओवरऑल प्राइस लेवल्स कहाँ जा रहे हैं और एग्रीगेट डिमांड क्या है। सिंपली पुट, माइक्रो इज अबाउट यू एंड मी, जबकि मैक्रो इज अबाउट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स जो ग्रोथ के लिए पूरा स्टेज सेट करते हैं। मूविंग टू सेक्शन 2, द की मैक्रो वेरिएबल्स। अब टाइम आ गया है अपना फाइनेंशियल टूल किट खोलने का और उन कॉम्प्लेक्स मैक्रो वेरिएबल्स को डीमिस्टिफाई करने का जो हर रोज मार्केट मूवमेंट्स ड्राइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रैंड डैडी ऑफ द ऑल, GDP यानी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP को आप अपने कंट्री का एनुअल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हो। ये कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू मेजर करता है। इकोनॉमिस्ट्स इसे ब्रॉडली 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं, सारी प्रोडक्शन को ऐड करके, सारी इनकम को ऐड करके या फिर सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करके। मेथड चाहे जो भी हो, क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर GDP बढ़ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और ओवरऑल देश का वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है। एज एन इन्वेस्टर आप डेफिनेटली एक हेल्दी बढ़ता हुआ GDP देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है जो हम सब ग्रोसरी स्टोर में या अपने बिल्स पे करते वक्त पूछते हैं, क्यों बढ़ती है महंगाई? ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज़ आज 5 साल पहले के कंपैरिजन में बहुत महंगी हो गई है? ये हमें ले जाता है एक ऐसे फोर्स की तरफ जो हमारी सेविंग्स पर एक इनविजिबल टैक्स की तरह काम करता है। वो इनविजिबल टैक्स है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और इसके पीछे 2 मेन कल्प्रिट्स होते हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इमेजिन करो मार्केट में कोई नया गेमिंग कंसोल आया है लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड है। अब सबको वही खरीदना है तो ऑब्वियसली प्राइस शूट अप हो जाएगी, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई, राइट? फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब रॉ मटेरियल्स जैसे ऑयल या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स महंगे हो जाते हैं और कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए मजबूरन अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इन प्राइस चेंजेस को होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू बहुत क्लोजली ट्रैक करता है। तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन से कैसे फाइट करती है और ग्रोथ कैसे मेंटेन करती है? ये सब आके रुकता है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट रेट्स पर। आपकी पर्सनल सेविंग्स, कंपनीज के बचे हुए प्रॉफिट्स और पब्लिक सेविंग्स, ये सब इकोनॉमी का फ्यूल है। ये सेविंग्स बैंक्स के थ्रू फनल होती हैं जो इन्हें नई फैक्ट्रीज, टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर में एज इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, इस पूरी साइकिल को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट करते हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं ताकि स्पेंडिंग कूल डाउन हो, और अगर इकोनॉमी स्लगिश यानी थोड़ी स्लो है तो वो रेट्स ड्रॉप कर देते हैं ताकि बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। Now on to Section 3, Deficits and Foreign Money. अपना फोकस जरा नेशनल चेकबुक की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्या होता है जब गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड कर देती है और इसमें फॉरेन कैपिटल का क्या रोल होता है? ध्यान देना, आपको 2 मेजर डेफिसिट्स को क्लोजली वॉच करना है। पहला है फिस्कल डेफिसिट। ये तब होता है जब गवर्नमेंट के खर्चे उसके टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं। इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट को मार्केट से हेवीली बोरो करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं और कॉर्पोरेट्स को लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट या CAD। ये तब होता है जब हमारा देश एक्सपोर्ट करने से ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करता है,
एक हाई CAD काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि ये हमारी करेंसी को वीक कर देता है, जिससे इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स और ऑयल जैसे रिसोर्सेज एकदम से इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स को मैनेज करने और ग्रोथ को फंड करने के लिए कंट्रीज फॉरेन मनी पर रिलाई करती हैं। सबसे पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI। ये लॉन्ग टर्म स्टेबल पैसा होता है। FDI नई फैक्ट्रीज लगाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाता है और जॉब्स क्रिएट करता है। इसमें सिस्टेमिक रिस्क बहुत लो होता है। दूसरी तरफ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है जो हमारे स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स में एंटर करता है। ये लिक्विडिटी तो बहुत अच्छी देता है, पर इसको हम अक्सर हॉट मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्लोबल पैनिक का कोई साइन मिलता है, FPIs अचानक से अपना पैसा पुल आउट कर सकते हैं, जिससे मार्केट में सिवियर वॉलेटिलिटी आ सकती है। सेक्शन 4 Decoding Economic Market Trends। देखो, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वाइजली टाइम करना है तो आपको इन इकोनॉमिक वेव्स को सर्व करना जरूर आना चाहिए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इकोनॉमिक साइकिल को समझना, जो एक्चुअली 4 सीक्वेंशियल फेजेस में चलती है। ये स्टार्ट होती है एक्सपेंशन से। यहाँ इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हाई होता है और बिजनेसेस बूम कर रहे होते हैं। लेकिन इवेंचुअली हम एक पीक पर पहुंच जाते हैं। यहाँ डिमांड सप्लाई को आउटस्ट्रिप कर देती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और सेंट्रल बैंक आकर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। इससे ट्रिगर होता है कंट्रैक्शन। बोरोइंग महंगी हो जाती है, डिमांड गिरती है और सैडली जॉब लॉसेस शुरू होते हैं। फाइनली इकोनॉमी एक ट्रफ हिट करती है। यहाँ प्राइसेस काफ़ी गिर चुकी होती हैं। लिक्विडिटी वापस लाने के लिए सेंट्रल बैंक दोबारा रेट्स कम करता है और फिर से ये साइकिल पूरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन याद रखना, सारे ट्रेंड्स एक जैसे नहीं होते। एज एन एनालिस्ट आपको इनको क्लासिफाई करना आना चाहिए। सेक्युलर ट्रेंड्स काफ़ी मैसिव लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स होते हैं जो 7 से 10 साल तक चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या क्लाउड कंप्यूटिंग का आना। ये परमानेंट इंडस्ट्री डिस्प्लेसमेंट कॉज करते हैं। फिर आते हैं साइक्लिकल ट्रेंड्स जो शॉर्ट टू मीडियम वेव्स होती हैं, लाइक 1 से 3 साल की, जो जनरली कमोडिटी प्राइसेस या कॉर्पोरेट इन्वेंट्री साइकिल्स पर डिपेंड करती हैं। और लास्ट में है सीजनल ट्रेंड्स जो हाईली प्रिडिक्टेबल ईयरली इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी एग्रीकल्चरल कंपनी का हार्वेस्ट सीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इनका डिफरेंस पता होने से आपको समझ आएगा कि किसी कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप सिर्फ एक सीजनल डिप है या फिर कोई बड़ा सेक्युलर डिजास्टर। Finally, Section 5 Applying Your Economic Analysis। हम इन सारी मैक्रो थ्योरीज को यूज करके विनिंग स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हैं। असली मैजिक यहाँ होता है, आपको सिर्फ GDP नंबर्स रटने नहीं है, उन्हें अप्लाई करना है। सबसे पहले करंट इकोनॉमिक साइकिल को असेस करो, क्या हम एक्सपैंड कर रहे हैं या श्रिंक हो रहे हैं। उसके बाद पॉलिसीज चेक करो, अगर इन्फ्लेशन लो है तो RBI के पास इंटरेस्ट रेट्स कट करने का रूम है, जो कि बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स के लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड यानी फायदेमंद साबित होता है। अगर फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड कर सकती है, जो सीमेंट और स्टील कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। इन वेरिएबल्स को ट्रैक करके आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक कंपनी आने वाले टाइम में आगे बढ़ेगी या किसी बड़ी इकोनॉमिक रुकावट का सामना करेगी। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सारा डेटा मैं लाऊं कहाँ से? बेस्ट एनालिस्ट्स हमेशा स्ट्रेट सोर्स पर जाते हैं। RBI, SEBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट्स गोल्ड माइंस हैं। गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप का व्यू समझने के लिए एनुअल इकोनॉमिक सर्वे तो एब्सोल्यूट मस्ट रीड है। और हाँ, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए NISM रिसर्च एनालिस्ट वर्कबुक इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने का फाउंडेशनल गाइड है, उसको जरूर फॉलो करें। और इसके साथ हमारे इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं। लेकिन जाने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज के इन्फ्लेशन नंबर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है हमारी इकोनॉमी इस वक्त साइकिल के किस फेज में है? मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। रियल लर्निंग तभी होती है जब आप खुद को टेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने कुछ प्रैक्टिस MCQs नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए हैं, उन्हें चेकआउट ज़रूर करना। अगर आपको इन्फ्लेशन, डेफिसिट्स या इकोनॉमिक साइकिल को लेकर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, मैं पर्सनली उनका आंसर करूंगी। और हाँ, द फाइनेंस स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सो यू नेवर मिस आउट ऑन आवर डीप डाइव्स। कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एनालिसिस में।